हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल अपन जैसे चर्चा कर रहे थे अनुकूली विकिरण के बारे में। अनुकूली विकिरण क्या होता है? अनुकूली विकिरण कहा जाता है कि किसी एक भूभौगोलिक क्षेत्र से किसी प्रजाति का अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होकर नई जाति का विकास करना ही क्या कहलाता है? अनुकूली विकिरण कहलाता है। यानी एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य क्षेत्रों में प्रसारित होकर नई जाति का विकास करें, उसको क्या कहते हैं? अनुकूली विकिरण। कहने का मतलब कि एक प्रजाति से अनेक प्रजातियों के उद्विकास को ही क्या कहेंगे? अनुकूली विकिरण कहेंगे। कैसे? आपको पूरा लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो। कि मान लो इस क्षेत्र में कोई प्रजाति है, ठीक है, ये कोई जीव है और इस जीव के मान लो ये 5 संतानों ने जन्म लिया है। क्लियर? अब ये क्या करते हैं कि यहां से मान लो प्लान करके, मान लो कोई पक्षी है, एक इस क्षेत्र में चला गया, एक इस क्षेत्र में चला गया, एक इसमें चला गया और एक यहाँ रह गया, ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर गए? प्रसारित हो गए। तो किसी एक भूभौगोलिक क्षेत्र से किसी प्रजाति से अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होकर नई जीव जाति का क्या करना? विकास करना। वही क्या कहलाएगा? अनुकूली विकिरण। कैसे? मान लो ये कोई भारत का पक्षी है, ये अमेरिका चला गया, मान लो इसका एक बच्चा एक इंग्लैंड में चला गया, एक ऑस्ट्रेलिया में चला गया, एक यूरोप में चला गया, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में चला गया। तो वहां का क्लाइमेट क्या होगा? अलग अलग होगा। तो जब वातावरण परिवर्तन होगा तो इस वातावरण के अनुसार ये अपने आप में क्या कर लेंगे? नए लक्षणों का विकास कर लेंगे। तो नए लक्षणों का विकास कर लेंगे तो फिर इनके जो पूर्वज थे वो तो एक समान ही थे ना, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों में चला गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में गया तो क्या हुआ कि नई जीव जातियों का क्या हो गया? विकास हो गया। तो किसी एक भूभौगोलिक क्षेत्र से अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होकर नई जीव जाति का विकास करना ही क्या कहलाएगा? अनुकूली विकिरण कहलाएगा। तो आप लिखो इसकी परिभाषा, अनुकूली विकिरण किसे कहेंगे? एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का विकास क्रम, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में, भूभौगोलिक क्षेत्र में, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का विकास का क्रम, विभिन्न प्रजातियों का विकास का क्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर, विभिन्न प्रजातियों के विकास का क्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होना, अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होना, एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होना, अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होना अनुकूली विकिरण कहलाता है। अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होना अनुकूली विकिरण कहलाता है। अनुकूली विकिरण कहलाता है। क्लियर? तो एक बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों में क्या हो रहा है? प्रसारित हो रहा है, वही क्या कहलाएगा? अनुकूली विकिरण। अर्थात एक प्रजाति से विभिन्न प्रजातियों के उद्विकास को, एक प्रजाति से विभिन्न प्रजातियों के उद्विकास को, एक प्रजाति से विभिन्न प्रजातियों के उद्विकास को अनुकूली विकिरण कहा जाता है। तो देखो, एक प्रजाति थी, अनेक जातियां बन गई, तो उसी को अपन ने क्या कहा? अनुकूली विकिरण। एग्जाम्पल डालो, जैसे उदाहरण के लिए डार्विन फिंचे, उदाहरण के लिए डार्विन फिंचे, फिंचे का मतलब है काली चिड़िया। क्या है? काली चिड़िया। तो डार्विन क्या करता है? एक बार डार्विन अपनी विश्व यात्रा के दौरान अमेरिका के पश्चिमी तट पर, डार्विन क्या करता है कि अमेरिका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर स्थित प्रशांत महासागर में, या पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित, प्रशांत महासागर में स्थित गैलोपैगोस द्वीप पर गया। गैलोपैगोस द्वीप पर गया। कहां गया वो? गैलोपैगोस द्वीप पर गया। तो वहां उन्होंने एक आश्चर्यजनक विविधताएं देखी, और इस विविधता में उन्होंने क्या देखा कि वहां पाई जाने वाली जो काली चिड़ियाएं थी वो अमेरिका में पाई जाने वाली काली चिड़ियाओं से काफी क्या थी? भिन्न थी। यानी उनकी चोंच, जो शारीरिक चोंच है, शारीरिक बनावट है, उसमें काफी क्या थी? विविधताएं थी। लेकिन जब इन्होंने इन चिड़ियाओं के ऊपर विस्तारित रूप से अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि जो गैलोपैगोस द्वीप की जो काली चिड़ियाएं हैं, जो डार्विन फिंचे हैं, उनकी उत्पत्ति और अमेरिका में पाई जाने वाली जो चिड़ियाएं हैं उनकी उत्पत्ति एक समान पूर्वज यानी बीज बक्सी चिड़ियाओं से हुई है। बीज बक्सी का मतलब जो बीजों का भक्षण करती है, बीज बक्सी चिड़ियाओं से हुई। तो इससे उन्होंने क्या कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में जाने से क्या हुआ कि इनकी शारीरिक संरचना में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, जिससे नई जीव जाति का क्या हो गया? विकास हो गया। ठीक है, तो इसमें लिखो आप, एक बार डार्विन अपनी विश्व यात्रा के दौरान
एक बार डार्विन अपनी विश्व यात्रा के दौरान, डार्विन फिंचो में लिखना, एग्जाम्पल डार्विन फिंचे, एक बार डार्विन अपनी विश्व यात्रा के दौरान दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित या अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित प्रशांत महासागर में स्थित गैलोपेगोस द्वीप पर गया तो उन्होंने वहां पाए जाने वाली डार्विन फिंचो यानी काली चिड़ियाओं, तो उन्होंने वहां पाई जाने वाली काली चिड़ियाओं में, डार्विन फिंचो में अमेरिका में पाई जाने वाली चिड़ियाओं से काफी विभिन्नताएं देखी। अमेरिका में पाई जाने वाली चिड़ियाओं से काफी विभिन्नताएं देखी। इसके पश्चात उन्होंने जब इन चिड़ियाओं पर विस्तृत अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि अमेरिका में पाई जाने वाली वह गैलोपेगोस द्वीप पर पाई जाने वाली डार्विन फिंचो की उत्पत्ति, अमेरिका में पाई जाने वाली वह गैलोपेगोस द्वीप पर पाई जाने वाली डार्विन फिंचो यानी काली चिड़ियाओं की उत्पत्ति एक समान बीजभक्षी चिड़ियाओं से हुई है। एक समान बीजभक्षी चिड़ियाओं से हुई है। ठीक है, जिससे उन्होंने क्या सिद्ध किया, इनके पूर्वज तो समान है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में चले गए, तो जिसके कारण से अलग अलग जाति का क्या कर लिया उन्होंने, विकास कर लिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें, ऑस्ट्रेलियाई, एग्जाम्पल सेकंड, पहला डार्विन फिंच, दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलियाई अपरास्तनी। देखो, एक जीव से उत्पन्न अलग अलग जातियों के जीव समझाता प्रकट करते हैं। एक जीव से उत्पन्न जीव प्रजातियों के जीव समझाता दर्शाते हैं या समझाता प्रकट करते हैं, क्योंकि इनके अंगों की मूल संरचना समान होती है, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों में प्रसारित होने से अलग अलग क्षेत्रों में प्रसारित होने से इनकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक जीव से उत्पन्न विभिन्न जीव प्रजातियां अलग अलग क्षेत्रों में प्रसारित होकर अलग अलग जीवों का निर्माण कर लेती है। अलग अलग जीवों का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो ये था ऑस्ट्रेलिया क्या, अपरास्तनी। अब अपन आगे बात करते हैं, इसमें देखो जैव विकास का इतिहास, टॉपिक डालो जैव विकास का इतिहास। अब अपन जैव विकास की बात करते हैं। तो देखो जैव विकास की बात क्या है। जैव विकास एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैव विकास एक सतत व
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैव विकास में आपको जैव विकास एक सतत का मतलब लगातार, जैव विकास सतत और निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है, जिसमें कुछ जीवों का विकास धीमी गति से होता है व कुछ जीवों का विकास तीव्र गति से होता है। लिखो, जैव विकास एक निरंतर व सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कुछ जीवों का विकास तीव्र गति से होता है व कुछ जीवों का विकास धीमी गति से होता है। जैसे उदाहरण के लिए मानव की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आने में लगभग 25 से 50 सालों का समय लग जाता है। मानव की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आने में लगभग 25 से 50 सालों का समय लग जाता है, जबकि इतने समय में जीवाणु अपनी हजारों लाखों पीढ़ियों को पूर्ण कर चुके होते हैं। हजारों लाखों या करोड़ों की संख्या में अपनी पीढ़ियों को पूर्ण कर चुके होते हैं, करोड़ों पीढ़ियों को पूर्ण कर चुके होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैव विकास के संदर्भ में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग प्रमाण दिए हैं। जैव विकास के संदर्भ में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग प्रमाण दिए हैं, जिसमें पहला है लेमार्कवाद। पहला डालो लेमार्कवाद, टॉपिक डालो लेमार्कवाद। देखो लेमार्कवाद क्या है? लेमार्क ने अपने सिद्धांत को जिराफ के उद्विकास से स्पष्ट किया है। जिराफ के उद्विकास, तो लेमार्क ने अपने सिद्धांत को किससे स्पष्ट किया है? जिराफ के उद्विकास से स्पष्ट किया। एक लाइन लिखो, फिर इसमें समझाते हैं। लेमार्क ने अपने सिद्धांत को जिराफ के उद्विकास से स्पष्ट किया है। लेमार्क ने अपने सिद्धांत को जिराफ के उद्विकास से स्पष्ट किया है। जिराफ के उद्विकास से स्पष्ट किया है। अब देखो, एक बार समझना, फिर लिखवाता हूं। लेमार्क ने क्या कहा कि जो जिराफ है शुरुआत में एक हिरण के समान प्राणी था। क्या था? हिरण के समान प्राणी था, जो अफ्रीका के जंगलों में निवास करता था और धरातली जो वनस्पति थी उसको खाकर अपना पेट भरता था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे पर्यावरण में परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे वहां धरातलीय वनस्पति क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो धरातलीय वनस्पति नष्ट हो गई तो जिराफ को भोजन करने के लिए ऊंचे पेड़ों का सहारा लेना पड़ा। तो जब वो ऊंचे पेड़ों से भोजन को प्राप्त करने लगा तो उसको अपनी गर्दन और अगले टांगों का ज्यादा उपयोग करना पड़ा। तो अपनी गर्दन और अगली टांगों का ज्यादा उपयोग किया तो उसकी गर्दन और अगली टांगे क्या हो गई? लंबी हो गई। इसको कौन सा विकास कहते हैं? लेमार्कवाद कहते हैं। तो उन्होंने क्या सिद्ध किया लेमार्क ने? फिर जब उसकी गर्दन और अगली टांगे ज्यादा लंबी होगी तो उसने इससे यह सिद्ध किया कि प्राणी जिन अंगों का ज्यादा उपयोग करता है उनका विकास तो ज्यादा होता है, और जिन अंगों का जिन अंगों का कम उपयोग करता है उनका विकास क्या होता है? धीमा होता है। तो यही था लेमार्कवाद। हालांकि इस वाद को बहुत से वैज्ञानिकों ने इसका खंडन भी किया है कि अगर ऐसा ही होता तो मानव तो पूरी जिंदगी अपने पैरों से चलता है, फिर तो इतना बड़ा हो जाता कि एक मकान के बराबर उसकी हाइट हो जाती, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसके अलावा कि भारतीय समाज के अंदर लड़कियों के कान और नाक छेदने की परंपरा है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी लड़की के कान और नाक छेदे भी हों। इसके अलावा विजमान ने भी अपना प्रयोग करके 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटी, लेकिन 22वीं पीढ़ी में चूहे की फिर पूंछ आ गई। तो इसका मतलब कटी हुई पूंछ नहीं है। इसका मतलब कि बोला ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ लेमार्कवाद का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। तो लेमार्कवाद में आप लिखो, लेमार्क ने ये तो लिख लिया कि जिराफ के उद्विकास से समझाया, फिर लाइन चेंज ना। लेमार्क ने अपने प्रयोग में, अपने सिद्धांत में बताया कि जिराफ प्रारंभ में अफ्रीका के जंगलों में निवास करने वाला हिरण के समान प्राणी था। अफ्रीका के जंगलों में निवास करने वाला हिरण के समान प्राणी था। अफ्रीका के जंगलों में निवास करने वाला हिरण के समान प्राणी था जो धरातलीय वनस्पतियों से
जो धरातलीय वनस्पतियों से पोषण प्राप्त करता था, धरातलीय वनस्पतियों से पोषण प्राप्त करता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ वातावरणीय परिवर्तन होने से, लेकिन धीरे धीरे वहाँ वातावरणीय परिवर्तन होने से, लेकिन धीरे धीरे वहाँ वातावरणीय परिवर्तन होने से, वातावरणीय परिवर्तन होने से, धरातलीय वनस्पतियों के नष्ट होने से, धरातलीय वनस्पतियों के नष्ट होने से जिराफ को अपने भोजन के लिए, जिराफ को अपने भोजन के लिए ऊंचे पादपों पर आश्रित रहना पड़ा, ऊंचे पादपों पर आश्रित रहना पड़ा। अतः वो भोजन ग्रहण करने के लिए, अतः वो भोजन ग्रहण करने के लिए अपनी गर्दन व अगले टांगों का अधिक उपयोग किया, अपनी गर्दन व अगली टांगों का अधिक उपयोग किया, अपनी गर्दन व अगली टांगों का अधिक उपयोग किया, जिससे जिससे उसकी गर्दन व अगली टांगे अधिक लंबी हो गई, गर्दन व अगली टांगे अधिक लंबी हो गई। जिसे लेमार्क ने स्पष्ट किया कि, जिससे लेमार्क ने ये स्पष्ट किया कि जिन प्राणियों में, जिसे लेमार्क ने स्पष्ट किया कि जिन प्राणियों में या जो प्राणी, जिन प्राणियों में जिन अंगों का ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिन प्राणियों में जिन अंगों का ज्यादा उपयोग किया जाता है उनका विकास अधिक होता है, उनका विकास अधिक होता है, तथा जिन अंगों का विकास तथा जिन अंगों का उपयोग कम किया जाता है, जिन अंगों का उपयोग कम किया जाता है उनका विकास धीमा होता है, उनका विकास धीमा होता है, उनका विकास धीमा होता है। अतः 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 इस सिद्धांत को ही लेमार्क का सिद्धांत कहा जाता है, इस सिद्धांत को लेमार्क का सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर? फिर देखो, ये था लेमार्कवाद। फिर इसके बाद में आया उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को हुगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिया, हुगो डी नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब हुगो डी व्रीज ने क्या कहा, बोला लेमार्क जी ऐसा कुछ नहीं होता, नई जीव जाति का जो विकास होता है ना वो कैसे होता है, मैं वो बोला मैं बताता हूँ। तो जीवों के लक्षणों में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और ये उत्परिवर्तन होता है जब जीनों की जीनी संरचना में परिवर्तन होता है, तो जीवों का लक्षण पर रूप बदल जाता है, और लक्षण पर रूप के बदलने से नई जीव जाति की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो ये बताने वाले कौन थे, हुगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो इसमें लिखो, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार जीवों के, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार जीवों के जीन पर रूप में, जीवों के जीन पर रूप में अचानक परिवर्तन होने से, जीवों के जीन पर रूप में अचानक परिवर्तन होने से लक्षण पर रूप में परिवर्तन हो जाता है, लक्षण पर रूप में परिवर्तन हो जाता है, लक्षण पर रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिससे जिससे नए लक्षणों वाले जीवों का विकास होता है, नए लक्षणों वाले जीवों का विकास होता है, अर्थात नई प्रजाति का जन्म होता है, अर्थात नई प्रजाति का जन्म होता है, नई प्रजाति का जन्म होता है। फिर लाइन से लिखना, इस सिद्धांत के अनुसार हुगो डी व्रीज ने बताया कि, इस सिद्धांत के अनुसार हुगो डी व्रीज ने बताया कि नई जीव जाति का विकास, नई जीव जाति का विकास उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण नई जीव जाति का विकास, उत्परिवर्तन के कारण, नई जीव जाति का विकास उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, नई जीव जाति का विकास उत्परिवर्तन के कारण जीवों के लक्षण पर रूप में अचानक परिवर्तन से होता है, जीवों के लक्षण पर रूप में अचानक परिवर्तन से होता है, अचानक परिवर्तन से होता है। फिर है विविधता और उत्परिवर्तन में अंतर। टॉपिक डालो, विविधता व उत्परिवर्तन में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई बोर्ड एग्जाम, उत्परिवर्तन में अंतर। तो देखो विविधता और उत्परिवर्तन में क्या अंतर है।
एक तरफ डालो आप विविधता और दूसरी तरफ डालो आप, एक तरफ डाल लिया विविधता और एक तरफ क्या डाल लिया, देखो पहला क्या अंतर है कि डार्विन की विविधता छोटे छोटे टुकड़ों में होती है जबकि उत्परिवर्तन एक साथ होता है। डार्विन विविधता छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। डार्विन विविधता छोटे छोटे टुकड़ों में होती है जबकि उत्परिवर्तन एक साथ होता है। उत्परिवर्तन एक साथ, उत्परिवर्तन एक साथ होता है, पहला अंतर हो। ये तो छोटे छोटे टुकड़ों में हो रही है और ये क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। दूसरे अपन अगर इसमें बात करें, दूसरा ये दिशावान होती है और ये दिशाहीन होती है। दिशावान एक दिशा में होगी और ये दिशाहीन होती है, इसमें कोई दिशा नहीं होगी, दिशाहीन होती। तो विविधता कैसी है, दिशावान, और ये कैसी है, दिशाहीन। तीसरा इसमें अंतर करना चाहिए तो विकास क्रमबद्ध होता है और ये अचानक होता है। क्रमबद्ध होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध होता है, यह अचानक होता है। विकास अचानक, विकास अचानक होता है। इसमें समय ज्यादा लगता है, समय अधिक, इसमें समय कम लगता है, कम समय में नहीं जी जाती है, क्या हो जाता है, विकास। तो ये था विविधता और उत्परिवर्तन में अंतर। क्या बताओगे कि डार्विन की विविधता छोटे छोटे टुकड़ों में होगी और ये क्या होगा, एक साथ। दूसरा इसमें देखते हैं कि ये क्या कैसे होगी, दिशावान, एक दिशा में होगी और ये दिशाहीन, इसमें कोई दिशा नहीं है, कब परिवर्तन हो जाए पता ही नहीं चलता। विकास क्रमबद्ध होता है, इसमें कोई क्रम नहीं होता, ये कैसे होती है, अचानक। इसमें समय अधिक लगता है, इसमें समय क्या लगता है, कम लगता है। तो ये किसमें अंतर हो गया, विविधता और उत्परिवर्तन में अंतर। अगला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत। नोट कर लो, 2022 बोर्ड एग्जाम में प्रबल दावेदार क्वेश्चन। देखो टॉपिक डालो, हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत। हार्डी-विनबर्ग, देखो इंग्लैंड के गणितज्ञ जीएच हार्डी, इंग्लैंड के गणितज्ञ जीएच हार्डी, वह जर्मन फिजिशियन विनबर्ग ने, जर्मन फिजिशियन विनबर्ग ने 1908 में दिया। क्लियर। तो हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत किसने दिया, कि इस सिद्धांत को इंग्लैंड के गणितज्ञ जीएच हार्डी व जर्मन फिजिशियन विनबर्ग ने सन 1908 में दिया। एक लाइन लिखो पहले, इसमें आगे हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत को, हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत को इंग्लैंड के गणितज्ञ जीएच हार्डी, इंग्लैंड के गणितज्ञ जीएच हार्डी व जर्मन फिजिशियन, व जर्मन फिजिशियन विनबर्ग ने सन 1908 में दिया, सन 1908 में दिया, सन 1908 में दिया। अब देखो ये क्या कहता है कि जो जीन अलील आवर्तियां होती है ना, वो जीवों में जीन अलील आवर्तियां एक समान होती है, इसको अपन एक मानते हैं। अगर इन अलील आवर्तियों में परिवर्तन हो जाता है, साम्य आवर्तता में परिवर्तन हो जाता है, तो जीवों के लक्षण पर रूप में बदल जाता है, और लक्षण पर रूप बदल जाएगा तो जीवों में विविधताएं उत्पन्न हो जाती है, और विविधताएं उत्पन्न होने से नई जीव जाति का क्या हो जाता है, विकास। कहने मतलब
जीवों में मान लो इसने जैविकता को जो जीनों की जो जीनी संरचना उसको 1 मान लिया कि 1 के बराबर है। अगर मान लो इसमें बढ़ोतरी या कमी हो रही है, मान लो 99 हो रहा है 0.99 या फिर यूं हो रहा है 1.01 हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें आनुवंशिक साम्यता में परिवर्तन आ रहा है। तो जब साम्यता में परिवर्तन आएगा तो लक्षण पर रूप बदलेगा, जीन पर रूप बदलेगा, जीन पर रूप बदलेगा तो क्या बनेगा, लक्षण पर रूप बदलेगा, और लक्षण पर रूप बदलेगा तो नई जीव जाति का क्या होगा, विकास होगा कि नहीं होगा। तो वही कौन सा सिद्धांत है, हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत। तो आप इसके बारे में लिखो, हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक जीव संख्या में अलील आवृत्तियां, इस सिद्धांत के अनुसार एक जीव संख्या में अलील आवृत्तियां और उनके लोकस या विस्थल, लोकस का मतलब होता है स्थान, पकड़ना विस्थल, उनके लोकस यानी विस्थल इस तरह रहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपरिवर्तित रहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, जिसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। जिसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं, समझने की कोशिश करना। इस सिद्धांत के अनुसार बताया किसने था, हार्डी और विनबर्ग ने बताया था। तो देखो इस सिद्धांत के अनुसार एक जीव संख्या में अलील आवृत्तियां क्या है, कि इस सिद्धांत के अनुसार एक जीव संख्या में अलील जो आवृत्तियां हैं, जैसे मान लो अपन अलील आवृत्तियों को अपन मान लिया, जैसे पी दे दिया, क्यू दे दिया, आर जो भी है, ठीक है। तो अलील आवृत्तियां और उनके स्थल, लोकस का मतलब होता है कि वो कहां पाई जा रही है, वो क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। इनमें किसी प्रकार का, जैसे मान लो क्रोमोसोम की संख्या निश्चित है तो निश्चित है, उनके ऊपर पाई जाने वाले जीनों की संख्या निश्चित है तो निश्चित है, तो इसमें किसी प्रकार का क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं पाया जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या रहती है, निरंतर अपरिवर्तित रहती है, उसे अपन क्या कहते हैं, आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। यानी कहने का मतलब एक जीव की दूसरी जीव में जो आनुवंशिक जो जीनी संरचनाएं हैं वो एक समान जो रहती है, तो उस एक समान अगर आनुवंशिक संरचनाएं रहेगी तो उसको अपन क्या कहेंगे, आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। क्लियर। तो कैसे लिखोगे कि इस सिद्धांत के अनुसार एक जीव संख्या में अलील आवृत्तियां और उनके लोकस या जो विस्थल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या रहेंगे, निरंतर अपरिवर्तित रहते हैं, और जिसे आनुवंशिक क्या कहते हैं, संतुलन। मैंने आपको बार बार पहले बताया, अगर मान लो जीनी संरचना में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता है, जीवों के लक्षणों में परिवर्तन आता है नहीं होता है। मैंने आपको 11वीं में बताया था कि 5 की जगह 6 अंगुलियों का होना किसके कारण से हो रहा है, जीनों की संरचना में परिवर्तन के कारण से हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे रहते हैं, स्थिर, इसे क्या कहा आपने, आनुवंशिक संतुलन। लाइन चेंज लिखना, इन्होंने सभी अलील आवृत्तियों को एक माना है। क्या माना उन्होंने, इन्होंने लाइन चेंज की, इन्होंने सभी जीन अलील आवृत्तियों को एक माना है, अलील आवृत्तियों को एक माना है, अर्थात अलील आवृत्तियां एक होती है जिसे निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अर्थात अलील आवृत्तियां एक होती है जिन्हें निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, p स्क्वायर बराबर 2pq प्लस q स्क्वायर बराबर 1। इन्होंने इसका समीकरण दिया है, इन्होंने निम्न सूत्र के द्वारा, ये याद रखना हार्डी-विनबर्ग समीकरण क्या है, p स्क्वायर बराबर 2pq प्लस q स्क्वायर बराबर 1। फिर लाइन चेंज ना, इस सिद्धांत में व्यक्तिगत आवृत्तियों को p और q के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस सिद्धांत में व्यक्तिगत आवृत्तियों को क्या माना गया है, p व q माना गया है, p व q माना गया है, जो द्विगुणन में a व स्मॉल a से प्रदर्शित
की जाती है, जो द्विगुणन में ए व ए से प्रदर्शित की जाती है। अर्थात पी स्क्वायर बराबर ए माना आप उन्हें। 2pq बराबर क्या हो गया, दो तो है ही है, ए और स्मॉल है, और क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए हो। क्लियर? तो इसको क्या मान लिया, पी स्क्वायर बराबर 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, तो इसको पी को तो मान लिया आपने कैपिटल है, क्यू को मान लिया आपने स्मॉल है, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ए प्लस 2 ए प्लस ए बराबर 1। तो अगर मान लो इन अलील आवर्तियों में परिवर्तन आ गया तो जीनी संरचना बदलेगी, और जीनी संरचना बदलेगी तो जीनों के लक्षण रूप में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। लिख लिया इतना। नेक्स्ट आप लिख लो इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार यदि मापी गई आवृत्तियां, इस सिद्धांत के अनुसार अगर मापी गई आवृत्तियां अपेक्षित मान से भिन्न होती है तो, मापी गई आवृत्तियां अपेक्षित मान से भिन्न होती है तो यह भिन्नता विकासीय परिवर्तन को, यह भिन्नता विकासीय परिवर्तन का संकेत देती है, विकासीय परिवर्तन का संकेत देती है, विकासीय परिवर्तन का संकेत देती है। क्लियर? इसमें अगर मान लो परिवर्तन हुआ तो विकास अलील आवृत्तियां परिवर्तित हुई, और ये किसको, नए विकास को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट डालो, आनुवांशिक साम्यता को या हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत के अनुसार आनुवांशिक साम्यता को 5 कारक प्रभावित करते हैं। लाइन से देखना, हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत के अनुसार, हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत के अनुसार आनुवांशिक साम्यता को, हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत के अनुसार आनुवांशिक साम्यता को 5 कारक प्रभावित करते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। 5 कारक प्रभावित करते हैं जो निम्न प्रकार से, कौन कौन से, जीन प्लान या जीन प्रवाह है, तो निम्न प्रकार से जीन प्लान या जीन प्रवाह है। दूसरा आनुवांशिक विचलन, आनुवांशिक। तीसरा उत्परिवर्तन। चौथा आनुवांशिक पुनर्योगज। और पांचवा है प्राकृतिक। ये 5 कारक जो हैं वो आनुवांशिक साम्यता को प्रभावित कर, अगर जीनों का स्थानांतरण हो गया तो भी साम्यता परिवर्तन होगी, अगर आनुवांशिक विचलन आ गया, उत्परिवर्तन हो गया, आनुवांशिक पुनर्योगज हो गया, प्राकृतिक वर्ण, ये पांचों के पांचों कारक जीनों की संरचना में परिवर्तन कर देते हैं, जिसे उत्परिवर्तन हो जाता है, और उत्परिवर्तन होकर क्या करता है कि नई जीव लक्षणों का निर्माण हो जाता है। क्लियर? तो बता दोगे इसमें। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अगला टॉपिक अपन अगली क्लास में, आनुवांशिक अपवाह है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।